नमस्कार। ज्ञान परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अंग्रेजों द्वारा बनाए गए औपनिवेशिक कानूनों के बारे में देखेंगे, जो सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग देखेंगे भारत पर शासन, जिसे हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। कंपनी का शासन, जो 1773 से लेकर 1858 तक चले, और दूसरा था सम्राट का शासन, जो 1858 से लेकर 1947 तक चले। कंपनी के शासन, जो 1773 से 1858 तक के प्रमुख एक्ट थे, अधिनियम थे, जिसमें से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, संशोधन अधिनियम 1781, 1786 का अधिनियम, चार्टर्ड कानून जो 1813 में आया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1833 का चार्टर्ड अधिनियम, वहीं 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में इसकी महत्व था कि पहली बार कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को इसमें मान्यता दी गई। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। इसकी विशेषताएं थी इस अधिनियम की कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर, जो पहले अलग अलग थे, उसे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे कंपनी की गवर्निंग बॉडी कहते हैं, के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया गया। साथ ही राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया इस अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट अधिनियम है 1781 का संशोधन अधिनियम। ये जो 1781 का संशोधन अधिनियम था, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के खामियों को ठीक करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया गया, जिसे बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसी की विशेषताएं थी कि गवर्नर जनरल तथा काउंसिल्स को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त किया गया। इसके अलावे राजस्व संबंधी मामलों को उच्चतम न्यायालय से भी बाहर कर दिया गया। कलकत्ता के निवासियों को उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत कर दिया गया या उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया, और इसमें यह व्यवस्था भी की गई कलकत्ता के निवासियों के लिए कि जो हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं को तथा मुस्लिमों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले को निपटाया जाएगा। प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो। इसमें यह प्रावधान भी किया गया कि प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील है गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। 1786 का अधिनियम नेक्स्ट है। 1786 का अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, लेकिन इसकी नियुक्ति को दो शर्त के आधार पर किया गया। पहला था कि विशेष मामलों में काउंसिल्स के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हो, और दूसरा था
सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए। और इस 2 शर्तों के लिए ही 1786 का अधिनियम आया। नेक्स्ट है 1793 का चार्टर्ड कानून। इस अधिनियम या इस कानून की विशेषता थी कि इसमें कार्नवालिस के शर्तों को भविष्य के लिए सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां प्रदान की गई। और इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था उसे 20 वर्षों के लिए विस्तारित और कर दिया गया। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य होने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसमें यह भी व्यवस्था किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं या कर्मचारी को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है चार्टर्ड कानून 1813। इसके अंतर्गत भारत में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर यानी सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि पहले ब्रिटिश व्यापारी भी सीमित रूप से व्यापार कर सकते थे, लेकिन अब सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। और साथ ही चाय के व्यापार और चीन के व्यापार के एकाधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही रखा गया, वो बहाल रहा। ब्रिटेन के राज्य की प्रभुता को प्रकट स्थापित भारत में किया गया। ईसाई मिशनरियों को प्रबुद्ध करने की अनुमति अर्थात अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने की अनुमति भी मिल गया। पाश्चात्य शिक्षा का भी प्रचार प्रसार करने की अनुमति इस अधिनियम के तहत भारत में दिया गया। इस कानून ने जो है भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया और जो कर नहीं भुगतान कर सकते हैं उसे दंड की व्यवस्था किया गया। आगे का अधिनियम है एक्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 आया उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम जो 1781 में पारित किया गया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता था। उसके बाद यह दूसरा अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया। इसकी विशेषताएं क्या थी कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किया गया। इसके साथ नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों को अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में
दो महत्वपूर्ण बातें थी कि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र और दूसरा कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। नेक्स्ट है 1733 का चार्टर्ड अधिनियम। सॉरी 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण कर दिया गया और लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके साथ मद्रास और बंबई के गवर्नर की विधायिका शक्ति समाप्त कर भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका की असीमित अधिकार प्रदान कर दिया गया। पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों को एक्ट या अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया और इसके तहत विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र जो ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में ये सब रह गए। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। यह अधिनियम जो है के अंतर्गत 1793 से लेकर 1853 तक का यह अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं थी कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया और इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिसे विधान परिषद कहा गया। दूसरे शब्दों में कहें तो इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया है। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती रही है। इसमें विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। इसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की भी जरूरत पड़ी। नेक्स्ट है सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले की नियुक्ति भी की गई। कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार भी दिया गया। साथ ही इसमें पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। इस प्रकार
आज हम लोग देखे कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858 तक। इस टॉपिक पर सम्राट का शासन जो 1858 से लेकर 1947 तक है वो देखना रह गया है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।